एजुकेशन स्टेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं इस वीडियो के अंदर पर। तो हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है 10 इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक सीजीपीएससी। क्योंकि आपने अगर ख्वाब देखा है बड़ा, तो उस ख्वाब को पाने के लिए कुछ लिमिटेड रास्तों पर चलना पड़ता है ताकि आप अपनी सफलता को निश्चित कर लीजिएगा। तो आज इस टॉपिक पर, इस वीडियो पर हम आपको कुछ बताने वाले हैं, वो ऐसी चीजें जिसको करने से आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेस हासिल करेंगे। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिसको करना तो जरूरी है, जिसको नहीं करोगे तो एग्जाम डेफिनेटली नहीं क्लियर होगा। इसको करने से एग्जाम आप क्लियर हो सकता है। अगर आप में दृढ़ता है, अगर आप में कंसिस्टेंसी है, अगर आप में वो क्षमता है, तो जरूर आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जर्नी की। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ योर सक्सेस। कि आप सक्सेसफुल होना है, आपको पीएससी निकालना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने बड़े एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जितने भी टिप्स आपको बताए जाएंगे बड़े जरूरी होंगे। तो बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इन टिप्स को नोट करिएगा और रूल बना लीजिएगा कि इस चीजों को मुझे रोज फॉलो करना है। क्योंकि जीत हासिल करना ही हमारा लक्ष्य है। हमें अपने उस लक्ष्य को जो हमने देखा हुआ है पीएससी का, उसको क्रैक करना है, उसको हासिल करना है। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो जरूरी चीज ये होती है सिलेबस। कि हाँ, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और जिसकी प्रिपरेशन करनी है उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस ही है वो आपको देता है मार्गदर्शन। भैया आपके पास बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन क्या स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है उसको जानने के लिए आपको सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आपको अपने एम को अचीव करना है तो उस एग्जाम का सिलेबस अपने घरों पे, जो भी आपका स्टडी पॉइंट होगा, चाहे आप टेबल पर पढ़ते हो, किसी रूम पर बेड पे पढ़ते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां पढ़ रहे हो, जहां पर आपको समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, बैठ के पढ़िए, फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। लेकिन जिस जगह पर सबसे ज्यादा आपकी नजर जाती है उस जगह पर अपने सिलेबस को पेस्ट करके रखिएगा, ताकि आपको ये मालूम चले, ये एहसास होता रहे कि हाँ ये चीजें मुझे पढ़नी है, ये चीजें नहीं पढ़नी है। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको आपका सिलेबस ही बताता है। क्योंकि देखिएगा एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक बुक रखी है जिस बुक में 1000 पन्ने, ठीक है, उस सब्जेक्ट की बुक में, लेकिन उसके अंदर पर मान लीजिए 40 टॉपिक होते हैं और उस टॉपिक में से अगर आप सारे पढ़ोगे, मजा पढ़ने में जरूर आएगा, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन क्या वो टॉपिक मेरे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जरूरी है या नहीं, ये बताने का काम करता है सिलेबस। तो सिलेबस की हर एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जितना सिलेबस में रखा है मेक श्योर कि वो आपको पूरा हो चुका हो। जो सिलेबस में मेंशन नहीं है मेक श्योर कि आपने उसको छोड़ दिया हो। ठीक है, ये जरूरी होता है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बताता है आपको सिलेबस। तो पॉइंट नंबर 1 कि अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पहचानिए, जानिए और उसको याद रखिए। कभी भी कोई पूछे कि ये सिलेबस में कहां है तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर घूमते फिरते कोई न्यूज चल रही है, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है और कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो अपना इंटरेस्ट अपने आप वहां पर गेन कराइए। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। अगर टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, इग्नोर इट, आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि आपका भी एक ही लक्ष्य है, आपका एग्जाम क्लियर करना है और वो है पीएससी, जो कि एक अपने आप में स्टेट का सबसे टफ एग्जाम में से एक होता है। पॉइंट नंबर 2, सिलेबस पढ़ लिया सर हमने, सिलेबस पढ़ लिया, ये टॉपिक हमें पढ़ लिया, लेकिन किस टॉपिक को कितना ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना लेवल तक पढ़ना है और किस टॉपिक को आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो होती है वो कौन देता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो इनका एनालिसिस करना, इनका विश्लेषण करना बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर आपने सिलेबस देखा, स्टेप नंबर 1 सिलेबस, स्टेप नंबर 2 जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कभी ना कभी तो पेपर हुआ होगा लास्ट कुछ ईयर्स में, तो उन लास्ट कम से कम एटलीस्ट 5 साल के पेपर निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, हार्ड कॉपी रखिए। सॉफ्ट कॉपी कंफर्टेबल होगे, बट मैं बेहतर समझूंगा कि आप सॉफ्ट कॉपी छोड़कर हार्ड कॉपी पे करें, क्योंकि जितना पेन पेपर पे काम करोगे उतना मजा आएगा। क्योंकि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम पूरा पेन पेपर बेस्ड है, वहां पर ऑनलाइन का इतना कोई रोल नहीं होता। तो जरूरी ये है कि जितनी भी चीजें आपको समझती है, आती है, ध्यान में आती है, भूल जाते हो, सब चीजों को आप नोट करो। स्टार्ट मेकिंग नोट्स, स्टार्ट हैबिट ऑफ राइटिंग। जितना ज्यादा आपकी हैबिट होगी राइटिंग की, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर पे। तो जरूरी यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री का सिलेबस उठा लिया आपने, हिस्ट्री में आपने देखा शिवाजी के बारे पे, तो शिवाजी के बारे में आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है? शिवाजी की और बहुत सारी किताब रखी हुई है, क्या हमें सारी किताब पढ़नी पड़ेगी? नहीं। आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, उस क्वेश्चन पेपर में पिछले 5 सालों पे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कितने सवाल आए, उन सवालों का पैटर्न देखिए। 2 नंबर के लिए आ रहे, 4 नंबर के लिए आ रहे, 8 नंबर के लिए, कि 10 के लिए, कि 15 के लिए। तो देखा कि नहीं यार, यहाँ क्वेश्चन हमेशा 8 नंबर के ही आ रहे हैं, तो आपको उतने लेवल ऑफ, उतने नंबर ऑफ वर्ड्स में आपको 100 वर्ड के हिसाब से ही आपको उसको प्रिपेयर करना है, ताकि शिवाजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 10 नंबर के, सॉरी 100 वर्ड्स के हिसाब से लिखने के लिए एलिजिबल हो जाए, लायक हो जाए। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनती है। सिलेबस
इन वन हैंड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन अदर। तो दोनों को मिला दोगे तो आपको आपका पाथ नजर आ जाएगा कि हाँ भैया ये रास्ते पे चलना पड़ेगा, ये सिलेबस है, ये पैटर्न है, इतने ही मुझे प्रिपेयर करना है। क्योंकि स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, हार्ड वर्क करना जरूरी नहीं है। हार्ड वर्क तो आप कर रहे हो लेकिन उसको स्मार्टली करिएगा। स्मार्टली करने के लिए आपको कुछ चीजों का होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दोनों बड़ा जरूरी पार्ट है। नोट कर लिया, दिमाग में याद रख लो कि आज ही आज जब वीडियो देख रहे होगे, इस वीडियो खत्म करने के बाद आधे घंटे के अंदर पे आपको ये सारे काम करने, प्रिंट आउट्स लेकर आ जाना है। तीसरा पॉइंट, ये दोनों चीजें मिल गई। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी क्या होती है? रणनीति होती है। रणनीति किस तरह से होगी कि यार मुझे कौन सा टॉपिक इजी लगता है, मुझे कौन सा टॉपिक टफ लगता है, कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक है जो आपको इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये मुझे बड़ा टफ लगता है, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता, तो और लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 10-10 नंबर के इसी पार्ट से आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं पे अपने इस डर को दूर करना पड़ेगा। तो जो मेरी वीकनेस है और जो एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका अगर कोई टॉपिक आपको आता है लेकिन लास्ट 5 साल से वो टॉपिक सिर्फ 2 नंबर के लिए आ रहा है, 30 वर्ड्स के लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम उस पर मत स्पेंड करो। क्यों? 2 नंबर लिखना है तो आपको जितनी नॉलेज होगी उसके हिसाब से 2 नंबर आप आराम से लिख सकते हो उसमें 30 वर्ड्स के अंदर पे। जो टॉपिक आपको टफ लगता है और जो टॉपिक एग्जाम में ज्यादा आ रहा है उसकी प्रिपरेशन आपको बहुत हार्ड लेवल पे, हार्डकोर लेवल पे करनी पड़ेगी, ताकि आप जब एग्जाम में चीज आए तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछे आपसे लिख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट ये है स्ट्रेटेजी के साथ में कि कभी भी अपने ईगो को ना किनारे कर दीजिएगा। अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि जो स्ट्रेटेजी हमने बना के रखी सुपर बेस्ट है, हम उसी पे चलकर आगे जीत हासिल कर लेंगे, बट कभी कभी कोई स्ट्रेटेजी हम जो बनाते हैं वो आखिरी में शायद वो हमको लॉस दे देती है, कहीं ना कहीं पे उससे नुकसान हो जाता है, कुछ कमी रह जाती है। तो जब ऐसा लगे कि स्ट्रेटेजी नहीं यार इससे बेहतर स्ट्रेटेजी ये वाली है, तो आप स्ट्रेटेजी चेंज कर दीजिएगा। हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, इतना लचीला रखिए कि स्ट्रेटेजी जब चाहे आप तब चेंज कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी पे हमेशा फोकस मत रहिएगा, बेहतर रिजल्ट देने वाली स्ट्रेटेजी ही अपनाइएगा। और याद रखना, हम प्लानिंग बहुत सारी करते हैं लेकिन फर्स्ट प्लानिंग ही लास्ट प्लानिंग नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट प्लानिंग ही लास्ट प्लानिंग नहीं होती, लेकिन जो लास्ट प्लानिंग होती है वो आपको सक्सेस जरूर दिला देती है। तो अपनी प्लानिंग के साथ ईगो मत लेकर आइए, ये प्लानिंग अच्छी नहीं है। उस टॉपर की बात सुनिए, किसी और की बात सुनिए जिसने एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, वो बोल रहा है कि नहीं स्ट्रेटेजी ऐसी वाली अपना के देखो, ट्राई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ते ट्राई किया, अगर बेहतर रिजल्ट मिल रहा है तो यूज इट, इस्तेमाल करिए स्ट्रेटेजी का, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी पे स्टिक मत रहिए लेकिन स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहिए। फर्क है दोनों पे, एक ही में मत स्टिक रहिए, लेकिन जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो उस पर स्टिक रहो, उस पर फोकस रहो, उसको लेके चलो और अपना विजन क्लियर होना चाहिए। मुझे इसी एग्जाम को क्लियर करना है और उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए रणनीति है, बात खत्म वहीं पर। क्योंकि उसके आगे लेफ्ट और राइट आपको देखना ही नहीं है। घोड़े की तरह जो आई ब्लिंकर होता है वो लगा के रख लो इस तरफ में, न लेफ्ट न राइट, सीधा फोकस सामने पे होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगला पार्ट, बात हो रही पीएससी की, मैं स्पेसिफाइड पीएससी की बात कर रहा हूं। तो पीएससी का पैटर्न आप सभी को पता है कि सर पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। एग्जामिनर ने, पीएससी ने आपके लिए क्रम रखा हुआ है, लेकिन आपको प्रिपरेशन करने के लिए वो क्रम को फॉलो नहीं करना है। प्रिपरेशन करने के लिए आपको उसको रिवर्स उसको फॉलो करना है, रिवर्स क्रम को, सीक्वेंस को फॉलो करना है। किस तरह से? भाई प्रीलिम्स पहले आएगा, लेकिन प्रिपरेशन हम पहले करेंगे मेंस की, क्योंकि मेंस ब्रॉड पार्ट है, वो टॉप पूरे सब्जेक्ट का वो ब्रॉड डिवीजन किया गया है और ब्रॉडली आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को, एक विषय को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शंकराचार्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन डिटेल पढ़ोगे मेंस के अंदर पर, उनकी फिलॉसफी पूरी पढ़ लोगे, किस किस तरह से उनकी फिलॉसफी है, सारे उनके कंक्लूजन निकाल लोगे, उनके पहले उनके बाद कौन आया था, उनकी आलोचना किसने की थी, आपने हर एक पॉइंट पढ़ लिया। जब हर एक पॉइंट पढ़ लिया मेंस के लेवल का, अब उसके साथ आप आंसर भी कर रहे होंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, आंसर कैसे करनी है, क्या करनी है। अब जब प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा कि शंकराचार्य की फिलॉसफी क्या थी, आपको आंसर मिल गया वहां पर। तो जब आपने मेंस प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ना जानते हुए भी आप प्रीलिम्स को प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन मेंस प्रिपेयर कर लोगे तो आप आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर प्रीलिम्स से शुरुआत करोगे तो आपने प्रीलिम्स दिया फरवरी में, आपका एग्जाम क्लियर हो गया क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी प्रीलिम्स की, लेकिन उसके बाद महीने बचे 3 और उस 3 महीने में आपको तैयारी करनी मेंस की, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता एक बार में तैयारी करना। इसलिए बेहतर यही है कि आप उस 3 महीने के अंदर में सिर्फ रिवाइज करिए। और रिवीजन कब कर पाओगे? जब आपने मेंस को ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी, पहले आप मेंस प्रिपेयर करिएगा, प्रीलिम्स चालू होने के फरवरी में प्रीलिम्स होगा, उसके 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ही आप प्रीलिम्स वे पे पढ़ना शुरू करिएगा। प्रीलिम्स पढ़ना शुरू नहीं करना है, आप ऑलरेडी पढ़ लिए हो, उसको उस रेस्पेक्ट में पढ़ना है, मतलब एमसीक्यूज के फॉर्म में पढ़ना है, क्योंकि अभी तक आपने मेंस के फॉर्म में पढ़ा हुआ है ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना चालू करो, मॉक टेस्ट करना चालू करो, ठीक है। तो जरूरी क्या हो गया कि फर्स्ट मेंस
देन प्रीलिम्स। यही स्ट्रेटेजी आपको जीत दिलाएगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा मेसअप हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे अगर पहले प्रीलिम्स पढ़ोगे फिर मेंस दोगे तो। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग करना ही आपकी की है इस चीज को क्रॉस करने के लिए, मेंस की हर्डल को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट, नोट्स मेकिंग, नोट्स बनाना। याद रखिएगा कि अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं, उस पढ़ी हुई चीज को अगर आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं, अक्सर अपनी कॉपी इस तरह से बनाइएगा ताकि उसमें एक तरफ आप फिलहाल उसका स्टैटिक पार्ट लिख लीजिएगा कि ये क्या होता है, इसका पास्ट क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट से आपका इलेक्शन पूरा लिख लिया इस तरफ पे, राइट हैंड साइड को छोड़ दीजिएगा उस टाइम पर। क्यों? ये वाला पार्ट रहेगा डायनामिक वाला, यहाँ पर जो करंट पे चल रहा है उसको नोट करिएगा। तो इस तरीके से नोट्स बनेंगे आपके, और ट्रस्ट में यही नोट्स आपका आंसर राइटिंग भी बन जाएगा। और यही आंसर राइटिंग का जब आप आगे जब एग्जाम देने जाओगे तो इसी से आप रिवाइज भी करोगे, और हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उसको आप लिख कर भी आओगे मेंस के एग्जाम में, और उसी से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो याद रखना, ये जो पहला कदम है नोट्स मेकिंग का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लास्ट स्कोरिंग पे भी, मार्क्स स्कोर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये नोट्स खराब हो गए तो आपके मेंस के आंसर भी खराब हो जाएंगे, मार्क्स कम मिलेंगे और आप उस रेस से बाहर हो जाओगे। तो जरूरी क्या है, नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, दिमाग के अंदर एक फॉर्मेट रेडी कर लिया कि मुझे इस पैटर्न में लिखना है, मेक श्योर कि उसको पॉइंट वाइज लिखा जाए। तो आपने वहां पर लिख दिया। डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप बड़े जरूरी होते हैं जहां जहां पे रिक्वायरमेंट्स की होती है। एक तरफ में स्टैटिक पार्ट कि उसके बुकिश नॉलेज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में उसका डायनामिक पार्ट कि इस साल 2022 में इलेक्शन होने वाले, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, कौन अपोजिशन पे खड़े हुए, किसको कितने वोट से हरा दिया गया। इन दोनों का संगम, इन दोनों को मिलाकर अगर आपने अपने मेंस में आंसर लिख दिया, इट मींस आपको सक्सेस मिल गई। ठीक है, तो यही नोट्स आपको सक्सेस दिलाने वाले, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और बहुत सही तरीके से, बहुत साफ सुथरा ही नोट करके रखिएगा। पैटर्न धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पैटर्न चेंज होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना जरूरी होगा, लेकिन नोट्स बनाना बड़ा जरूरी हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे आपको आपके ही नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स ही काम आएंगे और वही रिवाइज करने में हेल्पफुल हो जाएंगे, किसी और के नोट्स आपको रिवीजन में काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी पार्ट हो गया। अगला, लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब सीमित साधन। इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास आज की डेट में एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा टूल है, जिसके सहारे हम दुनिया की हर चीज को अपने फिंगर टिप पे लेकर आ सकते हैं। वो है हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप। अल्टीमेटली वो इंटरनेट है जिसके माध्यम से हम हर चीज के बारे में जान सकते हैं। एक वक्त था जब लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, दो चार किताबें हुआ करती थी, अखबार हुआ करता था, उतने सीमित रिसोर्सेज में ही वो पढ़ाई किया करते थे और फिर भी एग्जाम निकालते थे। हमारे पास रिसोर्सेज का भंडार है। हम अगर एक सर्च मारते हैं व्हाट इज डैश, तो आपके पास 1760 साइट्स खुल जाती हैं आपको बताने के लिए इसका आंसर क्या है। लेकिन क्या बेस्ट होगा उसको पिक करना बड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने 10 किताब पढ़ी हुई है एक सब्जेक्ट की तो मेरे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अगर मैंने एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। मैं रिवाइज जितना कर रहा हूं ना एक ही चीज को, वो मेरे दिमाग में रह रही है। कभी भी आपको 100% सिलेबस पूरा नहीं करना है, ये कोई भी नहीं कर सकता। नहीं आपको 100% सिलेबस कवर करना है, नहीं आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। आप अगर 90% सिलेबस कवर कर रहे हो, मेक श्योर कि वो 90% 100% प्रिपेयर हो चुका होगा। बाकी 10% पे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे देखना है। अगर 10% क्वेश्चन आ भी रहा होगा तो मैं छोड़ दूंगा, माइंड सेट करके चले जाइएगा। लेकिन जो 90% किया होगा उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं या छोड़ूंगी ही नहीं। ये बना के रखिएगा। ये कभी होगा जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो ही आपको वो चीजें दिमाग में ताजा रहेगी। 10 किताब पढ़ लिया, याद कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। कोई पूछेगा नहीं कितनी किताब पढ़ी थी। एक किताब को 10 बार पढ़ लिया, पूरी चीज याद है, इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा नहीं कितनी किताब से पढ़कर लेकर आ गए। मैटर करता है नॉलेज, मैटर करता है कितना आपने उससे होल्ड करके रखा है अपने अंदर पे, ये जरूरी है। इसलिए रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिएगा। हर तरफ की किताब, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, उससे जब डाइवर्ट मत हो जाएगा। हाँ, कोई टॉपिक, कोई बुक के अंदर टॉपिक अच्छा है, उस टॉपिक को उससे पढ़ लीजिए, ये चलेगा। लेकिन एक ही टॉपिक को 10 अलग अलग बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें पूरा डिटेल में दिया होगा उसी टॉपिक के पास जाकर आप पढ़िएगा। तो मेक योर सोर्स रिसोर्सेज लिमिटेड। ठीक है, सीमित रखिएगा। विनाश, विनाश कहां से होता है? सोशल मीडिया से। लेकिन उद्धार भी कहां से हो रहा है? सोशल मीडिया से ही हो रहा है। हम और आप जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम जो अच्छी बातें सीख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। जो आपको ये बातें सुनने से रोक रहा होगा वो भी सोशल मीडिया ही होगा। तो सोशल मीडिया के इस विनाशकारी, इस डिस्ट्रक्टिव यूज से दूर रहिएगा। क्योंकि हम मोबाइल उठाते हैं, स्टेप बता रहा हूं, मोबाइल उठाते हैं कुछ सर्च करने के लिए, दिमाग में कुछ बात आ गई, मुझे सर्च करना था, मैंने किताब, मैंने मोबाइल उठा लिया, मैंने ऑप्शन लगाया कि भैया लिखना चालू करने की कोशिश की, लेकिन वैसे नोटिफिकेशन ऊपर से आ गया, एक न्यू रील हैज बीन नोटिफाइड इन मोबाइल। अरे अब तो सर्च करना पड़ेगा। एक रील देखा, ऊपर स्वाइप किया, एक दूसरी रील, तो मतलब आपके 2 घंटे कहां गुजर गए, 1 घंटे कहां गुजर गया, आपको समझ में नहीं आया। लेकिन मैटर क्या हुआ ना, चलो 1 घंटे तुमने एंजॉय कर लिया, लेकिन मैटर क्या हुआ, तुमने फोन रख दिया,
और तुम भूल चुके तुमने क्यों मोबाइल उठा के क्या सर्च करना चालू किया था, मतलब पूरी कहानी वहीं पे खत्म। तो क्या होता है, जरूरी ये है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, जिस चीज से मोबाइल उठा रहे हो, मेक श्योर कि आपने उठाते साथ ही उस पर क्लिक करके उसको सर्च कर लिया और मोबाइल को रख दिया। इसके बाद तो अपने नोट्स पे काम कर रहे हो, पढ़ाई पे काम कर रहे हो, यूट्यूब ओपन करते हो, करो। बेहतर क्या है कि हमारे चैनल पे क्योंकि पढ़ाई चल रही है सीजीपीएससी की, आप जान ही रहे, हम प्रिपरेशन चालू कर दिए सीजीपीएससी की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है यूट्यूब के अंदर पे, जो स्टार्ट होने वाली मंडे से। तो आपको जरूरी ये है कि आप फोकस करें उसी पे, वहां आए और वहां से वहां चले जाए वापस। ये नहीं कि दूसरे वीडियोस को देखना चालू कर दिया जाए, ठीक है। फोकस रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल जाएगी। डिस्ट्रक्टिव यूज से बचिएगा। इंस्टाग्राम पे चले जा रहे हैं, घंटों बिता रहे हैं। अगर आपने पढ़ लिया, आपने टारगेट पूरा कर लिया रोज का, स्ट्रेटेजी वाइज आज में पूरा खत्म कर लिया, तो अपने आप को आप रिलैक्स करिए, आप फ्रेश एयर लीजिए, मजे से रहिए, और जाकर उसके बाद उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। और सब कुछ हो जाए तो फिर स्क्रॉल करके देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये कोशिश करना कि इसका डिस्ट्रक्टिव यूज आपके साथ ना आ पाए। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, लेकिन अब क्या, अपने आप को मेजर करने के लिए, अपने आप को मापने के लिए, अपने आप का एनालिसिस करने के लिए, अपनी नॉलेज को आप क्या करोगे। तो जरूरी है दोस्त, आप वहां पे सबसे पहले मॉक टेस्ट करो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। किस तरह से आप लिख रहे हो, किस तरह से क्वेश्चन आपने जो पढ़ा हुआ है उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपने आंसर में, ये सब चीजें जानने के लिए मॉक टेस्ट बड़ा जरूरी हो जाता है। इसके बिना नॉलेज मुझे बहुत है, लेकिन उस नॉलेज का प्रॉपर यूज मैं नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, क्यों? क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। तो ये मॉक टेस्ट बड़ा जरूरी हो जाता है। आप चाहे मेंस लिखो चाहे प्रीलिम्स लिखो, मॉक टेस्ट के बिना तो आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला, क्योंकि नॉलेज भरपूर है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इसको पहचानने के लिए प्रीलिम्स आपने देखा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, लेकिन वो जा चुके हैं। आने वाला कैसा होगा, लेवल क्या हो सकता है, ये मॉक टेस्ट से आपको अंदाजा लग जाता है। तो मॉक पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट जरूर लेकर आइएगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से तलवारबाजी सीख ली है, लेकिन जब तक मैं जंग के मैदान में जाऊंगा ही नहीं, मुझे थोड़ा समझ में आएगा कि ये स्किल बेहतर था कि वो स्किल बेहतर था, इससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका एक सैंपल पार्ट होता है, यहाँ पर अगर कट लग भी गया तो खून नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर गलत भी होगा तो आपके आंसू नहीं निकलने चाहिए, आप वहां पर उसको आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, रिविजन। रिविजन इज द की। जितना भी चीज पढ़ लिया है आपने, अगर एक ही बार पढ़ लिया 10 किताबों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ लिया है, मैटर करता है। ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो रिवीजन इज द की। जितना पढ़ रहे हो, आज अगर आपने एक माइक्रो स्ट्रेटेजी तैयार करी है कि आज सुबह से लेके शाम तक कितने घंटे पढ़ते हो, फर्क नहीं पड़ता, कितना आउटपुट निकालते हो ये फर्क पड़ता है। तो कितना पढ़ लिया, टॉपिक कितना कवर कर लिया, भले वो टॉपिक 2 घंटे में खत्म हो गया, वेल एंड गुड, बाकी 22 घंटे एंजॉय कर लो। अगर टॉपिक को 8 घंटे लग गए, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक पूरा होना चाहिए, टारगेट पूरा होना चाहिए। और टारगेट पूरा हो जाएगा, सोने के पहले रिवाइज कर लो, नहीं तो कल सुबह नई स्ट्रेटेजी बना के सोगे ना, तो उस स्ट्रेटेजी को चालू करने के पहले, उस पार्ट को चालू करने के पहले ही आप इसको पढ़ के रिवाइज करके अगला पार्ट स्टार्ट करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, रोज का रोज रिवाइज करोगे तो वो दिमाग में ताजा रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इकोनॉमी के, पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, धाराएं हैं आपको अलग अलग एक्ट्स की, बहुत सारे आपके डेट्स हैं, हिस्ट्री में बहुत सारे बैटल्स हुए, उनके युद्ध हुए, उनकी तारीखें याद रखनी है। तो हर चीज ना अलग अलग जगह पे याद रखना। दिमाग के अंदर भी ऐसे खांचे बन जाने चाहिए, ऐसे ब्लॉक्स बन जाने चाहिए कि यहाँ पर हिस्ट्री जमा हो गया, यहाँ पर पॉलिटी जमा हो गया, यहाँ पर मैथ्स जमा हो गया, यहाँ रीजनिंग जमा है, यहाँ पर इकोनॉमी जमा है। सबको जमा करके रखो, उसको रिवाइज करते रहो बार बार। जितना उसको खंगालोगे ना, उतने ज्यादा समय तक वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ इज वेल्थ। भाई अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने संघर्ष कर दी, बट मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मैं पागलों की तरह पढ़ाई कर रहा हूं, तो वेस्ट हो गया। क्योंकि एग्जाम के लिए तबियत खराब हो जाएगी। एक प्रेशर, मेंटल प्रेशर जो होता है, वो तुम्हारी सारा इफेक्ट कहां पे डालता है, हेल्थ में। अगर तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम एग्जाम में कितना ही तुम पहले पढ़े होगे, लेकिन एग्जाम के दिन तुम बीमार पड़ गए तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो जरूरी ये है कि इन सभी चीजों के बीच में, स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन के बीच में, अपनी हेल्थ का खासा ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिएगा, रोज प्रॉपर डाइट लीजिएगा, अपने आप को 1 घंटे आधे घंटे दीजिएगा, वॉक करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, योगा करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, कुछ भी करिएगा। दिन में किसी भी समय पर 1 घंटे से आधे घंटे से 1 घंटे अपने शरीर को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और खाने का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप अभी कलेक्टर बने नहीं है, लेकिन बनने वाले हैं। और एक कलेक्टर कभी बीमार पड़ जाए, ये स्वीकार नहीं होता राज्य को, क्योंकि एक दिन में भी विकास पूरा जो होता है विनाश हो सकता है। तो विकास का विनाश ना हो, उससे जरूरी है कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, प्रॉपर डाइट लें और एक्सरसाइज करिएगा। तो ये 10 टिप्स मैंने बताए आप सभी को किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, खास तौर से सीजीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी स्ट्रेटेजी में, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में आप इन 10 पॉइंट का खास ख्याल रखेंगे।
तो आइए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन आने वाले वीडियो पे हम जरूर आपसे बताएंगे कि कौन कौन सी खास चीजें और करनी होगी आपको अपने एग्जाम को निकालने के लिए, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी होगी आपको एग्जाम को निकालने के लिए। तो यही चीजें, इस पे नो लगा दीजिएगा तो आपका व्हाट नॉट टू डू हो जाएगा, डू लगा दीजिएगा, यस कर दीजिएगा तो व्हाट टू डू हो जाएगा। तो डूज एंड डोंट्स दोनों आपको यही मिल चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रिपरेशन में ये तकलीफ आ रही है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा, आप बता सकते हैं आपको किस तरह की परेशानी आ रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, अलविदा।